हेलो 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 ठीक बा हालत नहीं कम करो लगे बात बेहता पूरा घाव घाव वीडियो सुनाता रिकॉर्ड कर रहा है क्या रिकॉर्ड से वो हो जाएगा अपलोड कर दिया ही चले तो आज हम लोग जो है डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे और एक क्लास में ही इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये वीडियो रिवीजन के लिए है, समझ रहे हैं? ये क्लास आपका रिवीजन के लिए है। तो डिटर्मिनेंट में देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होता है, ठीक है? पहला आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होता है। मतलब इसमें जितनी रो की संख्या होगी उतना ही कॉलम की संख्या होगी। ये मेरा 3/3 का होता है, कितना होगा 3/3 या 2/2 का भी हो सकता है, 2 4 1 5। ये हमारा क्या है डिटर्मिनेंट है। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ये 2/2 ऑर्डर का है। अब देखिए सवाल ये आता है कि हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए सीखेंगे। A11, A12, A21 और A22 ये मेरा दिया हुआ है, एकदम ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा आप लोगों क्लास में। A11, A22 दिया है तो डिटर्मिनेंट इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें दो डायगोनल दिख रहा है, ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल और ये हो गया सेकेंडरी। ये आपका प्रिंसिपल, अच्छा, और ये क्या हो गया सेकेंडरी। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के गुना में से सेकेंडरी डायगोनल के गुना को घटा लेते हैं, यानी डेल्टा बराबर A11 A22 माइनस A12 A21। यही हमारा डिटर्मिनेंट होता है। जैसे अगर 4 5 1 2 है, थ्योरेटिकल में थोड़ा सा बड़ा दिखा है लेकिन सॉल्व करते वक्त बहुत आसान है। देखिए ऑब्जेक्टिव इस पे फिर से आता ही आता है। क्या करेंगे 4 दूना घटा 5 एकम कितना हो गया, यही हमारा। क्या करना है इससे इसका गुना, 4 दूना 5 एकम 8 में से 5 गया, समझ गए बात को? तो इस तरह कोई भी डिटर्मिनेंट रहेगा उसको हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। मान लीजिए ऐसे ट्रिगोनोमेट्री का सवाल दे दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, क्या करेंगे? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस खुद का करना है और ये देखिए माइनस कॉस स्क्वायर इसका आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा वो, समझ गए? तो इस तरह से हम लोग दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए अब देखिए, अब थर्ड ऑर्डर का सीखना है। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू सीखने के लिए सबसे पहले हमको जानना है प्लेस साइन। प्लेस साइन
तो प्लेस साइन क्या होता है देखिए, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33। ठीक, अभी आप सीधा समझिए, अल्टरनेट लिखते हैं, इसी पर लिख देते हैं अल्टरनेट। ये आपका प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अल्टरनेट शुरू करेंगे, प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यही आपके लिए ज्यादा अच्छा है, इसी को याद रखिए। अब आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 4 8, तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको निकाल सकते हैं। जैसे हम अभी R1 के रेस्पेक्ट में करते हैं, इवैल्यूएट विथ रेस्पेक्ट टू R1 वी गेट। अब देखिए जरा R1 कौन सा है, ये आपका R1 है, ठीक है, ये R2 है और ये R3। हमको R1 के रेस्पेक्ट में करना है, एकदम आसानी से सीखेंगे हम लोग। तो देखिए R1 का पहला एलिमेंट क्या है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका प्लस साइन क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि स्टार्ट प्लस से करना है, प्लस कर दीजिए। अब देखिए ये जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है इसको भूल जाएंगे। तो जिस रो में आता है इस रो को हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तोड़ दिए। फिर देखिए जिस कॉलम में आता है इसको भी तोड़ दिए, क्या बचा 5 6 8 6, बस सेकेंड वाला लिखेंगे 2, इसका सिंबल माइनस का होता है, माइनस लगाएंगे। फिर वही काम, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 4 6 8 7 4। अब देखिए 3, इसका सिंबल प्लस, ये देखिए इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, 4 5 7, बस। अब देखिए ये 2 वाला आ गया, सेकंड वाला आ गया। अब यहाँ देखिए 1, इसको वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बचे 20 माइनस 48, घटाओ 2 16 7 6 8 चौका घटाओ 7 बचे 35। अब देखिए कितना आएगा, ये 1 है, 48 में से 20 जाएगा, माइनस 28 माइनस 2 16 में से 42 जाएगा, कितना होगा -24। अच्छा, फिर 32 में से 35 जाएगा, हाँ ये हो जाएगा -28 और ये माइनस माइनस प्लस 52 -9, 28 और 9 जुट जाएगा 37 प्लस 52, कितना आएगा, तो ये आपका 15 आ जाएगा प्लस का, यही आपका आंसर हो गया। तो डिटरमिनेंट में आप समझ गए क्या करना है। जैसे हम R1 के रेस्पेक्ट में किए हैं, हम चाहे तो R2 के रेस्पेक्ट भी कर सकते हैं, R3 के रेस्पेक्ट भी कर सकते हैं, या C1 C2 या C3 के रेस्पेक्ट से भी कर सकते हैं डिफरेंशियल डिटरमिनेंट। तो हमने क्या करना है, पहला एलिमेंट लेना है और जो एलिमेंट लिए हैं उस जो जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको छोड़ देना है, जो रेस्ट एलिमेंट जो बच जाता है उसको लिख देना है। फिर सेकंड लेना, उसका प्लस साइन लगाना है और उसको भी हाइड कर देना है जिस रो और कॉलम में आता है, जो रेस्ट बच जाता है उसको लिख देना। उसी तरह लास्ट वाले के साथ भी करेंगे और बाकी सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। आइए, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आता है, ऑब्जेक्टिव है, क्या है, दे देगा x 6x
बराबर 0। देखिए तो x 6x बराबर 0। आपको आ जाएगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ x। देखो क्या करो, आराम से जो है मल्टीप्लाई लगाएंगे इसको, जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये आपका 1 नंबर का सवाल आना ही आना, ठीक है। इस तरह से छोटा सा डिटरमिनेंट देगा कोई वेरिएबल, इसको आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना। या इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, आपको दे देगा x 3 2 1 बराबर 3 4 1 3। दो डिटरमिनेंट को इक्वल कर देना। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, वही काम करेंगे। ये हो जाएगा x माइनस ये 9 x माइनस 6 5। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 6। समझ गए? तो इस दोनों टाइप से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक। आवाज नहीं कीजिए आप लोग। अब देख, अब हमने क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। एकदम ध्यान से ध्यान बना के देखा तो ए टू जेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज माने होला गुण ना। तो डिटरमिनेंट के का गुण बा, तो जीरो केस में कुछ गुण बनावल गइल बा। तो देखिए जरा, पहला जीरो केस कहता है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है और उसका कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए, तो देखिए जरा, ये R1 और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। R1 और R3 दोनों आपस में क्या बा, बराबर बा। तो बाबू जहां दो रो चाहे दो कॉलम बराबर निकल गए, एक सीधे आंसर सोना। बात बुझ गए? तो अब देखो ई कांड बाबू रोए में ना हुई, कॉलमों में हुई। जैसे 4 6 3 1 5 2 1 5 2 भेटा गई। अब सुतला में देखे भेटाल, खड़ियाल में भेटाल। आओ तो देखिए, ये है मेरा C2 आई है C3, दोनों आपस में क्या है, आंसर सोना। समझ गए? तो पहला प्रॉपर्टी आपका यही कहता है कि दो गो रो चाहे दो गो कॉलम आपस में बराबर लग जाए, आंसर। चलिए तो देखिए, तो आवाज नहीं कीजिए भाई। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, भाई देखो एमे बराबर ना लोगी लेकिन समानुपाती लोगी, एक अनुपात में लौटे के चाहिए। और मैंने पूछा ना कि कोनो के कोनो पहाड़ा में होई, तो देखो 4 दूनी के 5 दूनी के 1 दूनी के, ये दोनों आपस में क्या बा, हाँ माने भाई बाबू C1, ये दोनों आपस में क्या बा, समानुपाती ना समझ गए? तो जब आपस में ये दोनों समानुपाती हो जाई तो वो एक आंसर सोना। समझ गए? अच्छा, ई कांड जे बा 1 5 7
3 2 5 9 6 15। देखिए तो यहाँ देख रहे हैं R2 3 तिरका 2 तिहाई 5 तिहाई माने एकरा से एकरा में आवे में 3 के गुना करे के पड़ता। एकर मतलब ये दोनों आपस में का बा आंसर समझ गए। तो जीरो केस का दो प्रॉपर्टी समझ गए। आइए देखिए तीसरा प्रॉपर्टी है, हाला ना करो बाबू देखो 1 4 5 2 3 4 0 0 0 माने कोनो मैट्रिक्स के चाहे डिटरमिनेंट के एक रो के सब एलिमेंट में 0 हो जाए। ठीक बा, इस कंडीशन में भी इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, या ये बातें आपको कॉलम में भी लागू होता है 0 0 0 5 7 10 500 700 900 कितनो बड़का रही है, लेकिन जब एगो 0 0 हो गए तो आंसर सोना समझ गए। तो जीरो केस का 3 प्रॉपर्टी, अगर 2 गो रो या 2 गो कॉलम आपस में बराबर है तब 0, 2 गो रो या 2 गो कॉलम प्रोपोर्शनल है तब 0, और एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 तभी 0। ठीक है, बोलो। जब भी हम बोल रहे हैं तो सुनने का प्रयास कीजिए, बोलिए कम, सिर्फ सुनिए। चलिए अब देखिए अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है, जीरो केस से संबंधित नहीं है। ए है, बी है, सी है प्लस अल्फा, पी है, क्यू है, आर है प्लस अल्फा, एक्स है, वाई है, जेड है प्लस अल्फा। देखिए कहीं भी किसी एक रो या एक कॉलम में एडिशन मिल जाए तो उसको हम अलग अलग बांट सकते हैं। कैसे बांटते हैं? ए पी एक्स, बी क्यू वाई, सी आर जेड प्लस ए पी एक्स बी क्यू वाई अल्फा अल्फा अल्फा। समझ गए? इस तरह से हम इसको बांट देते हैं। ये काम मेरा रूम में भी है तभी बांट देंगे, जैसे कि कॉलम में था। दूसरा हमारा देखिए, अगर x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस, यहाँ पर ले लेते हैं 3 4 7 p q r, कुछ भी होगा। हम क्या करेंगे इसको, x 3 p y 4 q z 7 r। एक बार x वाले के साथ और एक बार abc के साथ। a 3 p, b 4 q, c 7 और r। ठीक है, तो हम यही काम करेंगे, जब भी प्लस में कहीं होगा उसको अलग अलग बांट सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी मेरा ये है। अब देखिए अब ध्यान देना इधर। अब जो मेरा प्रॉपर्टी है, जैसे
ये कहता है कि अगर K A किसी मैट्रिक्स में हम लोग K से गुना करते हैं, ठीक है, तो ये निकलेगा K का पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत भी है। अगर किसी मैट्रिक्स में K से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो K का पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A आता है, जहां n बराबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जहां पर n बराबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हम लोग रियलाइज करते हैं A बराबर हम ले लेते हैं 2 4 6 8, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लीजिए। समझना है, एक नंबर ऑब्जेक्टिव आता है इससे। A बराबर इतना दे दिया है, हमसे कह रहा है कि भैया आप 3A निकालिए, 3A निकालिए। तो इसको ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ये कहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। K A का डिटर्मिनेंट बराबर K का पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब 3A निकालना है तो 3 से A में पूरा मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, 12 18 24। अब जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 3A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 6 12 18 और 24। डिटर्मिनेंट का रूल कहता है कि किसी एक ही रो से कॉमन या एक ही रो से गुना किया जाता है। तो अब देखिए, अब दोनों रो से अलग अलग निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिख देते हैं, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1 एंड R2। अब दोनों से अलग अलग निकलेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है। बताए थे आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर कि बाबूजी एक ही जगह न्योता करत हुआ, अब बेटा 5 गो गए तो 5 जगह न्योता आई। आ कोई इकट्ठे है तो मान लीजिए वो 1 गो करेगा और 5 गो लेगा, तो वही कंडीशन है। एक बार मल्टीप्लाई सब में हुआ और देगा, 2 गुणा हो गया तो 2 गो देगा, यानी 2 गुना 2। और यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा कितना 3 2 से 6, ये हो जाएगा 12 8 9। 2 कॉमन ले रहे हैं ना, 3 कॉमन ले रहे हैं, सॉरी 3 गुना 3 तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 3 8 24। देखिए तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का 3 दूना 6। तो देखिए 3 कॉमन ले यानी 3 का स्क्वायर, अब मैट्रिक्स A हो जाएगा। तो यहाँ इस पे हम लोग आएंगे, K A है, K का पावर n A, n क्या है ऑर्डर, ऑर्डर कितना बाई कितना का है 3 का पावर 2 आ गया। अब हम लोग को क्वेश्चन अगर आता है कि अगर A बराबर AIJ 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हमको K A का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, K का पावर 3 डिटर्मिनेंट। समझ गए, जितना ऑर्डर उतना ही K का पावर और डिटर्मिनेंट ऑफ A लगा देते हैं। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है, ठीक है। तो ये रूल भी याद रखना है, कभी कभी रूल ही पूछ देता है कि K A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो K का पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A, या इस तरह से क्वेश्चन करके पूछ देगा, समझ गए। तो दोनों आपको याद रखना है। अब देखिए एक और बात याद रखना है कि मैट्रिक्स में गुना सब में होता है, डिटर्मिनेंट में गुना या कॉमन किसी एक रो या एक कॉलम में ही होता है। अच्छा अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं
जैसे मान लीजिए ए हो 0 हो 0 0 B 0 0 0 C, इस तरह का डिटरमिनेंट नहीं जाए, जीरो ट्रायंगल की ओर चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? जीरो ट्रायंगल की ओर चल रहे हैं। तो भैया अगर जीरो का ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेगा, होममेड है, समझ गए? आंसर क्या हो जाएगा? ए बी, समझ गए? आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। अच्छा, कब? जब प्रिंसिपल डायगोनल आंसर होगा तो ए बी सी। जरा ध्यान दीजिए, दूसरा इसी में का कंफ्यूज करेगा, 0 0 A 0 B 0 C 0 0। इस बार ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? प्रिंसिपल ही बन रहा है, सेकेंडरी डायगोनल पे आ रहा है मेरा, तो माइनस ए बी सी। समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें और भी केसेस। तीसरा केस क्या है? जैसे यहां पर ए हो, यहां पर 2 0 हो 0 4 B 0 5 7 C। अब भी कंफ्यूजन मन में नहीं होना चाहिए, जीरो का ट्रायंगल किसी भी कोने पर बन गया, जीरो का ट्रायंगल किसी भी कोने पर, आंसर ए बी सी ही होगा। मतलब इस तीनों का डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, समझ गए? तो यहाँ देखिए 4 5 7 होने से कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये कहीं भी बन सकता है। मान लीजिए अगर इसी में बना दिया जाए कि ए, या इधर कर देते हैं 4 5 A 7 B 0 8 0 0, या C कर दीजिए। अब देखिए जरा, जीरो ट्रायंगल किधर बन रहा है? बन रहा है, क्या होगा? माइनस ए बी सी। सिंपल याद रखना है भाई, जीरो ट्रायंगल कहीं कोने पर बन जाए, ठीक है, देखना कहाँ कि और कहाँ से कट रहा है, वो प्रिंसिपल का कट रहा है या सेकेंडरी का। प्रिंसिपल का कट रहा है मतलब पॉजिटिव, सेकेंडरी का कटेगा मतलब नेगेटिव। ये आपका बहुत ही लाभदायक होगा क्वेश्चन बनाने टाइम में। तो जो जो इम्पोर्टेंट था वही हम डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ाते टाइम में तो और भी पढ़ाया गया है। अब देखिए अगला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल का जो है एरिया कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला बताया गया, 3 पॉइंट्स दे देगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, और आपसे बोलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। आपको क्या करनी है, 1/2 डिटरमिनेंट में देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये 1 1 1 खुद से लगाना है हर एक क्वेश्चन में। ये दो ही पॉइंट ना मिल रहा है, x1 x2 x3 को इस लाइन में लिख दिए, y1 y2 y3 को इस लाइन में लिख दिए, और ये 1 1 1 खुद से लगा देना है, 1/2 का मल्टीप्लाई लगा देना है। बाकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई लगा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक और क्वेश्चन आ जाता है कोलिनियर का। कोलिनियर पूछ देगा कि 3 को पॉइंट दे देगा कि कोलिनियर है या नहीं। आपको दे देगा x1 y1 x2
y2 x3 y3 आर कोलिनियर। चेक करके बताना है कि कोलिनियर है या नहीं। जब भी कोलिनियरिटी का सवाल आ जाए और ट्रायंगल से जुड़ा हो तो आप समझिए कोलिनियर क्या होता है। संरेख एक ही बिंदु में हो, अगर ये लाइन तीनों बिंदु एक ही में हो तो क्या कभी ट्रायंगल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जब ट्रायंगल नहीं बन पाया इसका मतलब उसका एरिया क्या होगा? 0 होगा। एरिया क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बराबर 0 कर लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला और बराबर अगर 0 आ जाता है इसका मतलब क्या है? कोलिनियर है। नहीं आता है इसका मतलब नहीं। तो ये इसमें है, कभी कभी पूछ देता है, उतना रेगुलर नहीं पूछता है। आइए अब जो है, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, माइनर और कोफैक्टर का। माइनर एंड कोफैक्टर, सहखंड ना, हिंदी वाले में आप लोग को मिल रहा होगा सहखंड। तो माइनर एंड कोफैक्टर देखिए कैसे होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइनर निकालने का। माइनर जैसे 2 4 6 8 दिया हुआ है, ए बराबर, ठीक है। तो माइनर निकालना है तो इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, पहले वाले एलिमेंट का। तो इसका M11 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइनर को M से और कोफैक्टर को A से। तो देखिए 2 का माइनर निकालना है भाई। तो बस 2 जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है उसको भूल जाएंगे। बचा क्या? यही इसका माइनर, ठीक है, यही इसका। अच्छा, M22 M12 इसका निकालना है माइनर। क्या हो जाएगा? 6। अब 21 का निकालना है, 6 का क्या होगा? 8 का निकालना है, लास्ट वाले का M22 का कितना हो जाएगा? माइनर, समझ गए? तो किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है ना, तो शुरू और उस कॉलम को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। जो एलिमेंट्स बच जाते हैं वही हमारे क्या होते हैं? माइनर होते हैं। तो ये तो हो गया 2 ऑर्डर का। अब आपको हम सिखाएंगे 3 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर का माइनर अगर निकालना है, याद रखिए 2 4 6 8 1 2 3 5 1 लिख दिया है, ठीक। तो इसमें हर एक एलिमेंट का निकालना होता है। माइनर निकालना है तो हर एक एलिमेंट का निकालना होता है। अब देखिए जैसे M11 का निकालेंगे, देखो तो M11 मेरा ये ना है जी, तो ये जिस रो में आता है उसको भूल जाएंगे, जिस कॉलम में आता है क्या बचा? 1 2 5 1। तो ये हो जाएगा 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, 5 2 जा कितना होगा? -9। M12 दूसरा एलिमेंट, इस रो को भूल जाएंगे और इस कॉलम को भूल जाएंगे। क्या होगा? 8 2 3 1 क्या हो जाएगा? 8 -3 दूना कितना हो जाएगा? M13 को लेंगे इसको, ये गया कितना हुआ? 8 1 3 5 कितना हुआ? 37। फिर 2 1 M21 का लेंगे, इसका ये रो गया और ये कॉलम गया, क्या बचा? 4 6 5 1। ये देखिए 4 -
माइनस कितना आएगा 26। अच्छा M22 वाला ये है, ये गया, ये गया, क्या बचा 2631 कितना होगा 218 कितना होगा -16। उसी तरह आपको M23, M31, M32 और M33 सबको क्या कर लेना है, निकाल लेना है। यही हमारा क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। ठीक है, तो माइनर समझ गए। अब हम लोग कोफैक्टर के बारे में जाएंगे। अब देखिए, अब हम लोग कोफैक्टर के बारे में सीखेंगे। देखिए, तो कोफैक्टर में क्या करना होता है, जैसे मेरा दिया हुआ है, तो ये सेम प्रोसेस माइनर का ही करना है, लेकिन अंतर ये है कि इसमें सिंबल लगा देते हैं और उसमें सिंबल नहीं लगाते हैं। बात समझ रहे हैं। तो दो गो वाले में सिंबल कैसे लगता है जरा देखेंगे। ये 1 है तो प्लस होगा, 1 2 है, और ये 2 1 है, ये प्लस। दो गो वाले के लिए, ठीक है। 3 गो वाले के लिए अलग होता है। तो इसका कोफैक्टर अगर निकालना है तो A11 इसका, ये रो गया, ये कॉलम गया, और ये क्या लिख देंगे, और ये प्लस ही में होता है तो प्लस रहने देंगे। A12 के लिए क्या आता है, 4 के लिए सीधा 6 होगा, लेकिन माइनस में है तो A21 6 है, इसका क्या होगा 4, लेकिन सिंबल माइनस में। A22 का 8 का क्या होगा 2। समझ रहे हैं। तो जहां सिंबल इसमें लगा दिए तो वो क्या हो जाता है, कोफैक्टर। 3 गो वाले में भी है, जैसे 4 5 1 2 3 1 0 1 5 दिया। इसका तो सिंबल पता है, प्लस से शुरू होता है, अल्टरनेट होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए, इसका A11 निकालेंगे, ये रो गया, ये कॉलम गया, क्या बचा 3 1 1 5। इसका सिंबल क्या होता है, प्लस, तो प्लस ही रहने देंगे। ये कितना हुआ 15 -1 यानी 14। अब देखिए A12 निकालेंगे, यहाँ समझ में आपको आएगा। ये कॉलम गया, ये रो गया, क्या बचा 2 1 0 5, लेकिन इसका माइनस होता है, यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए -5 गुना 10 -0 यानी -10। समझ गए। तो जैसे माइनर निकाले थे वैसे ही सबका इसमें भी निकालेंगे। अंतर ये होता है कि इसमें क्या करते हैं, सिंबल लगा देते हैं, और उसमें सिंबल नहीं लगाते हैं। समझ रहे बात को। चलिए, अब अगला जो टॉपिक आता है एडजॉइंट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर 2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना है तो ये तो आप ट्रिक से निकाल लीजिए। ठीक है। 2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, एकदम सीखना है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, एक्सचेंज ट्रिक। क्या करते हैं, देखिए, इसको इसके जगह पर नहीं, कुछ नहीं करते हैं। सीधा जो है एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले रूल सीख लेंगे। रूल क्या होता है, आपको एडजॉइंट निकालने के लिए हमको एडजॉइंट निकालना है।
तो रूल पहले सीखेंगे। आपको कोफैक्टर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? कोफैक्टर। तो A11 के लिए 8, A12 के लिए क्या होगा? -6, A21 के लिए -4 और A22 के लिए 2। जो कोफैक्टर में आया, याद रखिए, एडजॉइंट ऑफ A बराबर जो भी कोफैक्टर से आया 8 -6 -4 और 2 का ट्रांसपोज, 2 का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा? 8 -6 -4 और 2। तो ये मेरा रूल है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है? जो भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट दिया है उसका कोफैक्टर निकालना है, उसको मैट्रिक्स के रूप में सजाना है और उसका फिर ट्रांसपोज कर देना है। किसी का भी एडजॉइंट निकालना हो, 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, सबके लिए रूल यही है। अब 2 ऑर्डर के लिए एक ट्रिक आ जाता है। देखिए, 2 ऑर्डर वालों के लिए एक ट्रिक आ जाता है। तो ट्रिक क्या है? सीधा हमको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट सीधा निकालना है तो कैसे निकालते हैं? देखिएगा, इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। 8 को 2 के जगह पर और 2 को, अब रहा बात, इसको तो एक्सचेंज कर लिए तो इस दोनों में चिन्ह बदल देते हैं। इसमें चेंज नहीं, सिर्फ चिन्ह बदल देते हैं। देखिए तो आ गया है, ठीक है। यहाँ क्या किए हैं? प्रिंसिपल वाले को एक्सचेंज कर दिए, 8 को 2 और 2 को, और इसमें सिर्फ चिन्ह बदल देंगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो सीधे हमारा क्या निकल जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। तो समझ गए एडजॉइंट निकालने का तरीका? 3 वाला भी अगर एडजॉइंट आता है तो उसी तरह हम क्या करेंगे? पहले 3 वाले के लिए ट्रिक नहीं है, पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसको सजाएंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। अब देखिए, अब देखिए यहां क्या करेंगे? अब इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स, देखिए हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो एक तो मेथड 3.4 में आपको बता दिया गया है, ठीक है। उसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। आ जाता है तो गुड, नहीं तो वेरी गुड। इसलिए कि एग्जाम में मेथड नहीं देता है, सीधे क्वेश्चन देगा, इनवर्स निकालिए। तो आज मैं भी आपसे यही कहता हूं कि अगर सीधे क्वेश्चन देकर इनवर्स निकालने के लिए कहता है तो आप इसी का प्रयोग करें, उसमें उलझने की जरूरत। हाँ, ऐसा लगता है कि मेरा बहुत अच्छा है, हम बना ही सकते हैं, तो बना लीजिए। देखिए, हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे ये सीखना है। तो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखिए, जैसे ए बराबर हमारा दिया हुआ है 2 4 6 8, इसका हमको क्या करना है? इनवर्स निकालना है, ठीक है। एकदम सीखिएगा। तो हम सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। 8 गुना 6 चौका कितना आया? अगर ये 0 आ जाता, यहाँ एक ऑब्जेक्टिव समझिए, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाता तो उसका इनवर्स नहीं निकलता है, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस में इस तरह का दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि 2 4 1 2, आप कहेगा कि इसका इनवर्स निकालना है,
ऑप्शन में दे देगा कि हाँ क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। तो भैया 2 दूनी 4 एकम 4 मतलब 0, इसका इनवर्स कभी भी नहीं निकलेगा। समझ गए? नॉट पॉसिबल। तो डिटरमिनेंट अगर 0 होता है इसका मतलब उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। यहाँ तो 0 नहीं है। आइए तो अब हमको निकालना है इसका एडजॉइंट। संयोग से ये दुगो वाला है तो ट्रिक लगा लेते हैं। ये 8 चला जाएगा, 2 के जगह पर 2 चलाएगा और इसमें सिर्फ चिन्ह बदल देंगे। ये मेरा एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 8 - 4 - 6 2 अब बटा -8। अब सब में भागा दे दो। ये हो जाएगा -1, ये 1/2, ये 3/4, ये हो जाएगा -1/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो आपको इस तरह से इनवर्स निकालने के लिए दे सकता है। छोटा छोटा क्वेश्चन देगा 2 नंबर में, और अगर 3/3 वाला इनवर्स निकालने के दे रहा है तो समझ जाइए 5 नंबर में आपका चटक जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अच्छी चीज है ना, ये सब चीजें मिल जाए बनाने के लिए 5 नंबर में, तो आपका श्योर एंड सर्टेन हो जाएगा। तो ये 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इनवर्स निकालने के लिए। समझ गए? तो एक और ऑब्जेक्टिव है, कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, रूल होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। इस पे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाता है। एक तो या तो फॉर्मूला पूछ लेगा, दूसरा आपको दे देगा कि ए जो है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स है कुछ भी, और आपसे पूछेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो क्या होगा? ए का पावर 3 - 1 यानी a² मॉड। समझ गए बात को? तो इसमें सीधा बात समझिए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। n क्या है? जहां n ऑर्डर है, n क्या है? ऑर्डर है। तो ये 3/3 ऑर्डर का है, इसीलिए 3-1। ये n ऑर्डर का है, n-1। कोई 2 ऑर्डर का होगा, 2-1। समझ गया बात को जी? ये 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आपका बन जाता है। तो खूब दिमाग में रखना है, ये आपका कॉन्सेप्ट का रिवीजन है, क्वेश्चन का नहीं। क्वेश्चन आपको खुद से रिवीजन करना है, ये आपको उसमें मदद करेगा। अब थोड़ा सा 4.6 को समझने के लिए एक बुक दीजिए आप लोग। देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा और कह देगा कि फाइंड x एंड y। इसमें 3 ऑर्डर का भी होता है, z वाला भी क्वेश्चन मिल जाएगा, कह देगा x y z। समझ गए? तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें से a बनाते हैं, ठीक है? एक मिनट, इसमें से a बनाते हैं। क्या बनाते हैं? x का जो 5 7, ये 2 3, और x एक वेरिएबल बनाते हैं। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा है। तो सिर्फ x है और y, और एक रिजल्ट b बनाते हैं।
जिसमें 4 और इसको सॉल्व करने का रूल क्या है? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। देखिए आपको एक और तरीका पढ़ाए होंगे पढ़ाते टाइम में, क्रैमर्स लॉ, उसका इस्तेमाल करके नहीं बनाना एग्जाम में। एग्जाम में चूंकि ऑलरेडी कहेगा कि यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके ही बनाना है। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो भैया इसमें a इनवर्स आता है ना, मतलब पहले हमको इस a का क्या निकालना होगा? इनवर्स निकालना होगा। चलिए इनवर्स निकालने चलते हैं। तो a का पहले डिटरमिनेंट निकालना होगा। कितना होगा? 15 माइनस कितना आया? अब फिर हमको एडजॉइंट निकालना होगा। चलो ठीक से निकाल लेते हैं। ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, -2 और -7 हो जाएगा। अब a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a बटा डिटरमिनेंट ऑफ, तो a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a में देखिए आपका क्या आ गया? 3 - 2 7 और 5। अब बटा में 1 कर देंगे, कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं। अब फिर फॉर्मूला पर आते हैं। यहाँ देखिए आपका रूल कहता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x इज इक्वल टू a इनवर्स, a इनवर्स का क्या माना गया? 3 - 2 -7 और अच्छा b का हम लोग क्या रखे हैं? 4 5। चलिए x का भी रख ही देते हैं, x और y। इधर देखिए मल्टीप्लाई लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है तो फिर इधर का रो और इधर का 3 चौका -5 दूना, फिर देखिए 7 चौका और फिर बचा 25। ये देखिए ये x और ये y बराबर 12 में से 10 गया 28 से कितना हो गया? -3। देखिए सामने सामने बराबर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला भी पूछ देता है, याद रखिएगा x बराबर a इनवर्स b। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस टाइप का अब एक 3 वाला भी क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। नहीं एक बार बुक और दीजिए। देखिए इधर याद देखिए, मैं सजाना आपको सिखा देता हूँ। ध्यान दीजिए, इतना दिया हुआ है, यहाँ से हम पहले a निकालेंगे। a बराबर क्या है? ये x का कोफिशिएंट y का और z का गुणांक को लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? 2 1 3। ये हो जाएगा 3 -2 -1। ये हो जाएगा 3 1 -2। ये मेरा ये हो जाएगा। अब x में क्या लेंगे? x y और z। b में क्या लेंगे? 5 -4 3। समझ गए? रूल वही है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। हाँ, बस आपको थोड़ा सा वर्क पड़ गया इनवर्स निकालने में, क्योंकि 3/3 ऑर्डर का है, लंबा जाएगा। आपको पूरा कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकालना होगा, और उन सबसे पहले आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, हाँ अगर ये पूछता है तो फिक्स है कि लॉन्ग में ही पूछा है। आज तक जब भी पूछा है लॉन्ग में ही पूछा है। हाँ 2 वाला अगर पूछता है तो बहुत 2 नंबर में आपका पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए।
हो गया। अब देखिए एक टॉपिक इसमें और है ऑब्जेक्टिव का। लास्ट टॉपिक है consistent and inconsistent। हालांकि ये उतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, अगर किसी भी इक्वेशन का इक्वेशन हैज एनी सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट एक नंबर। दूसरी बात, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। समझ गए? अब किसी भी के लिए, किसी भी क्लास के लिए ये चीजें हैं। अगर इक्वेशन का किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन हो, तो किसी प्रकार का सॉल्यूशन क्या होगा? या तो एक सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा, तो ये कॉन्सिस्टेंट होगा दोनों केसेस में। अगर ये कहता है कि भैया नहीं, इनकॉन्सिस्टेंट कब होगा? जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें हमको क्या देखना है? तीन केस देखना है। पहला कहता है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये यूनिक ओनली वन सॉल्यूशन। तो जब वन सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब ये क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट होगा। दूसरी बातें हैं, कहता है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं कहीं 0 के बराबर आ जाता है, तब हम क्या करेंगे? फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। उस ए का क्या करते हैं? एडजॉइंट निकालते हैं। और इसमें दो केस बनता है। इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर 0 हो जाए, और एक इफ एडजॉइंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक, तो जब बराबर 0 होगा तो मेनी सॉल्यूशन। ठीक, बहुत सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन जब 0 के बराबर नहीं है, उस कंडीशंस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। समझ गए बात को? आपको क्या करना है ये नहीं पूछता है, बहुत कम। अगर पूछेगा भी तो यहीं से पूछ देता है, इसकी नौबत नहीं आती है। लेकिन अगर कहीं पूछ भी दे तो आपको दिमाग में रखना है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ 0 के बराबर नहीं है तो केस यहीं से सॉल्व हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है, तो हमको क्या करना होगा? एडजॉइंट निकालना होगा उस ए का, और जो क्वेश्चन में बी दिया रहेगा उस बी से मल्टीप्लाई लगा करके फिर देखना होगा। अगर 0 आ जाता है तो मेनी सॉल्यूशन, तभी कॉन्सिस्टेंट। और अगर 0 नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गया? तो लगभग आपका डिटरमिनेंट का जो टॉपिक कवर होना था हो गया है। अच्छे से आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए ना। अब रहा बाकी 4.2 जो है उसका क्वेश्चन। ठीक है ना? तो थ्योरी तो हम करा ही दिए हैं, बोले हैं ना ये थ्योरी का रिवीजन है, क्वेश्चन का नहीं। तो आपको क्या करना होगा? अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में पूरा बना दिया जाता है कि बच्चे उसको बार बार देखते रहें, भूले नहीं। उसको प्रैक्टिस ही करना होगा, दूसरा कोई बात नहीं है। तो देखिए क्या होता है। ठीक, और अगर 0 नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गया? तो लगभग आपका डिटरमिनेंट का जो टॉपिक कवर होना था
हो गया है। अच्छे से आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए ना। अब रहा बाकी 4.2 जो है उसका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो थ्योरी तो हम करा ही दिए हैं, बोले हैं ना ये थ्योरी का रिवीजन है, क्वेश्चन का नहीं। तो आपको क्या करना होगा, अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में पूरा बना दिया जाए ताकि बच्चे उसको बार बार देखते रहें, भूले नहीं। उसको प्रैक्टिस ही करना होगा, दूसरा कोई बात नहीं है। तो देखिए क्या होता है, ठीक।